नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित वीडियो है उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, उनका योग 28 तथा गुणनफल 512 है, तो ये संख्या क्या है। तो इस तरीके क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन में जो भाषा दी होती है उसमें हमसे हमेशा विषम संख्याएं पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे तीन संख्या पूछी हैं, तीन संख्या क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ऐसे कभी अगर लेंदी पेपर होता है या थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो वो 5 संख्या पूछ लेता है, कभी कभी और ज्यादा टफ बनाना होता है तो 7 संख्या पूछ लेता है। लेकिन सभी क्वेश्चन को हल करने का तरीका एक जैसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमसे संख्या पूछ ले, अगर मान लीजिए 3 संख्या पूछ ले या 5 संख्या पूछ ले या 7 संख्या पूछ ले, तो हमारे पास में जो संख्या मानने का जो तरीका होता है वही होता है कि हम बीच वाली संख्या जो होती है उसको हमेशा ए मानते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3 संख्या होनी चाहिए तो एक संख्या तो एक ए से इस ए से छोटी होगी और एक संख्या इससे बड़ी होगी। तो क्योंकि ये जो संख्याएं तीनों ही एक गुणोत्तर श्रेणी में संख्या दे रखी हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे ए से अगली संख्या होगी ये कुछ इस तरीके की होगी और इससे पहली वाली संख्या क्या होगी, ए अपॉन आर होगी। क्या होगी, ए अपॉन आर। ये संख्या मैंने इस तरीके से क्यों लिखी, क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी में कोई संख्या दे रखी है वो उस गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम हर अगली संख्या को पिछली वाली संख्या से भाग देना होता है और जो भागफल आता है उसको हमें देखना होता है। अगर सभी इस प्रकार के भागफल एक जैसे आ जाते हैं या हम कहें कि जो भागफल आता है वो समान भागफल है, तो वो जो श्रेणी दे रखी होगी या वो जो नंबर दे रखे होंगे वो एक गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे होंगे। तो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस नंबर को इस तरीके से माने ए अपॉन आर और ए आर, तो हम ये देखेंगे कि इनका जो समान भागफल है क्या है, वो आर क्या हो जाएगा, आर को हम आर ही रखेंगे। समान भागफल क्या होता है, आर, तो आर को हमने आर ही मान लिया। तो ये क्या हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे 5 संख्याएं होती तो हम क्या करते, बीच वाली संख्या को लेते ए, अगली वाली संख्या को लेते ए आर, एक संख्या को लेते ए आर स्क्वायर, फिर एक लेते ए अपॉन आर, एक लेते हम ए अपॉन आर स्क्वायर। इससे इस तरीके से संख्या मानने से हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर के रूप में हम संख्या मान लेंगे। अब क्या कहते हैं, इन तीनों संख्याओं का योग, मतलब अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन आर प्लस ए आर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 28 दे रखी है। और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई ए आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 512 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये इस आर से ये आर कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 512। और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या का क्यूब करने पर 512 मिल रहा है तो 512 का अगर हम घनमूल निकालें तो वो पुरानी वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, किसका, 512 का। ठीक है, अब 512 का अगर हम घनमूल निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाली जो वैल्यू है ए जो है वो क्या हो गई, 8 हो गई। अब एक संख्या जो ए से छोटी होगी वो, और एक संख्या जो ए से बड़ी होगी वो, ये 8 के या तो गुणज होंगे या गुणनखंड होंगे, या तो फैक्टर होंगे या मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो अब हमें ऐसे चेक करना है कि हमारे पास में बीच वाली संख्या कहाँ कहाँ दे रखी है। जहां पे हमें 8 दिया हो तो हमने देखा बी ऑप्शन है एक तो, और एक सी ऑप्शन है। यहाँ इन्हीं दोनों ऑप्शन में बीच वाली संख्या जो है वो 8 दे रखी है। अब हमें ये देखना है कि ए से छोटी संख्या इसका गुणनखंड होना चाहिए, मतलब 8 का गुणनखंड होना चाहिए, और ए से बड़ी वाली संख्या 8 का गुणज होना चाहिए। तो हम देखें, अगर हम बी ऑप्शन देखें तो जो हमें 2, 8, 18 मिल रहा है उसमें 2 तो हमारा 8 का गुणनखंड हो गया, लेकिन 18 हमारा 8 का गुणज नहीं है। अब हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में देखा हमें जो संख्या मिली वो मिली 4, 8, 16। तो 4, 8, 16 में 8 तो हमें पता है कि ए की वैल्यू होगी। अब ए अपॉन आर की वैल्यू इस तरीके से निकलनी चाहिए कि जो ए अपॉन आर की जो वैल्यू आएगी वो 8 का गुणनखंड होनी चाहिए।
तो हमने देखा 4 जो है वो 8 का गुणनखंड है, और जो ए आर है मतलब तीसरी संख्या या सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 8 का गुणज होगी, 8 का गुणन मल्टीपल होगी। तो हमने देखा 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है, 8 का गुणज है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर बता रहा है। अब एक बार समझते हैं ऑप्शन सी कैसे लगाया मैंने। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें ए की वैल्यू 8 मिल गई थी। तो ए क्या है, अगर हम देखें अपने सीरीज यहाँ पे देखें तो ए जो है वो बीच वाली वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ऑप्शन होंगे उसमें 8 जो है वो बीच में आना चाहिए, और एक संख्या 8 से छोटी होगी और एक संख्या 8 से बड़ी होगी। तो हमने अब ऑप्शन देखा ए, तो ए ऑप्शन में 8 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए इस वाले ऑप्शन को हम काट देंगे। ए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। डी में हमें तीनों संख्याओं में से किसी भी संख्या में 8 नहीं दे रखा है, तो हमने ये ऑप्शन भी काट दिया। अब हमारे पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचते हैं। ठीक है, तो या तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा या ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो हमें पता है कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी तब होती है जब जो बड़ी संख्या दे रखी हो या सीरीज या श्रेणी में अगली संख्या जो दे रखी हो उसको पिछली वाली संख्या से जो भाग करें तो जो भागफल आता है वो ही भागफल बाकी की संख्याओं को अपनी पिछली वाली संख्या से भाग देने पर आना चाहिए। मतलब क्या कहता है कि 18 को 8 से भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वही 8 को 2 से भाग देने पर भागफल मिलना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसको भाग दें, 8 का अगर 2 से भाग दें तो हमें 4 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भागफल समान नहीं आ रहे। तो गुणोत्तर श्रेणी तभी हो सकती है जब ये भागफल समान आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी हमने देखा तो एक तो हमें भागफल मिलेगा 16 को 8 से भाग देने पर, ठीक है, और एक भागफल जो मिलेगा वो मिलेगा 8 को 4 से भाग देने पर। तो जब 16 में 8 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा 2, और 8 को 4 से भाग देने पर भी भागफल मिलेगा 2। ये दोनों भागफल जो है ये समान आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो श्रेणी दे रखी है 4, 8, 16 वाली वही गुणोत्तर श्रेणी है, और यही इसी कारण हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर चेक करें तो हम योग भी निकाल सकते हैं। तो 4 को 8 से जोड़ा तो हमें 12 मिला, 12 16 मिली 28, तो योग क्या हो गया 28। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 512 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको ऑप्शन से ना करते हुए अगर हम कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन में हमारी जो होगा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनता है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर लगता है कि हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर कुछ थोड़ा सा पोर्शन सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन से करना आसान रहता है तो हम ऑप्शन से करते हैं, ना कि हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से भी निकल सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में टी एन वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth या nवा पद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है कि हमारे पास में टी एन जो कि nवा पद बताता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए मल्टीप्लाई बाई आर की पावर n-1, जहां पे ए क्या होता है, ए होता है उस गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला पद, आर क्या होता है समान भागफल, एन हमें स्थान बताता है। तो अगर हम देखें, अगर हमें तीसरा पद देखना है, तीसरा पद, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, एन की जगह हम रखेंगे 3। तो हमारे पास में T3 क्या निकल के आएगा, T3 निकल के आएगा ए मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 3-1, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी ए आर की पावर 2। अब हमारे पास में T3 दे रखा है ए आर की पावर 2, और हमें क्या निकालना है, प्रथम 5 पदों का गुणनफल। तो हमें प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि उन पदों को हम लिखेंगे कैसे। तो हमें पता है Tn का ही यूज करेंगे, तो T1 क्या निकल के आएगा, अगर Tn n की जगह अगर यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा r की पावर 0, r की पावर 0 जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम पद क्या हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाएगा ए आर, तीसरा पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर, चौथा पद हो जाएगा ए आर की पावर 3, और पांचवा पद हो जाएगा ए आर की पावर 4। ये निकल के आएगा
गुणनफल, प्रथम पांच संख्याओं का गुणनफल ये निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 1a 2a 3 4 5, तो 5a है। तो ये क्या हो, 5a जब आपस में गुणा होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, a की पावर 5 बन जाएंगे। जब किसी भी संख्या को अपने आप से गुणा करते हैं तो जितनी बार भी गुणा करते हैं उतनी हम पावर चढ़ा देते हैं। तो हमने क्यों a जो है उसको 5 बार गुणा किया, तो हमने क्या कर दिया, a की पावर 5 लिख दिया। फिर हमने देखा r, तो r की पावर देखी, यहाँ पे r की पावर 1 है, r की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जब भी हम ऐसी किसी संख्या का गुणा करते हो जिनमें जो संख्या तो समान हो परंतु उनके ऊपर घात हो, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर जो घात लिखते हैं उस घात का जो योग आता है वो क्या होना चाहिए, इन सभी घातों के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें, इन सब घातों को ऐड कर देंगे तो वही घात हमें यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 1 और 2, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 में 3 छोड़ा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 4 जोड़ा तो फिर 10 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे r की पावर 10 मिलेगा। हमने क्या किया, a 5 बार गुणा कर रहे हैं आपस में तो a की पावर 5 लिख दिया। फिर हमने देखा r क्योंकि अलग अलग घात में दे रखा है, तो जब भी हम किसी ऐसी संख्या को गुणा करते हैं जिसमें अलग अलग घात दे रखी हो और वो आपस में गुणा हो रहे हो, एक ही संख्या है जो हो वो बार बार गुणा हो रही हो और हर बार घात अलग अलग हो, तो उन घातों को हम जोड़ करके लिख देते हैं उस संख्या के ऊपर। तो हमने क्या किया, r की पावर 10 निकाली। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और सोल्व करें तो हम दे सकते हैं, अगर हम a की पावर 1 और r की पावर 2 लिखें और बाहर लिख दें हम घात की लगा दें 5, तो हमने क्या किया, a की पावर 5 और r की पावर 10 में से 5 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा a की पावर 1 और r की पावर 2, और पूरे की हमने घात चढ़ा दी 5। तो हमें ये पता चल रहा है कि AR स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर की पावर 5 हमारे पास निकल के आया। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास में AR स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमने देखा हमारी जो T3 है, T3 जो है जो निकला था AR स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, AR स्क्वायर की जगह पे हम 4 लिख देंगे। तो हमें क्या निकालना है, 4 की पावर 5 निकालनी है। तो या तो हमें 4 की पावर 5 पता होनी चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को भी 2 की घात 2 में ले सकते हैं। 4 को हमने क्या किया, 2 की घात 2 में लिखा और 5 हमारी घात ऊपर से लगी हुई है। इसको अगर हम और आगे सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 की घात 10 मिल जाएगा। और हमें पता है 2 की घात जब 10 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1024 आती है, 1024 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी हो जिसका तीसरा पद 4 दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को जब हम जो मल्टीप्लाई करें या गुणनफल करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1024। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज ये क्वेश्चन के साथ में मैंने गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये गुणोत्तर श्रेणी वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम एक इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको देखेंगे। और कल ये टॉपिक जो है पूरा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।